हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 6th हिस्ट्री चैप्टर 2 की, जिसका नाम है ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपल। ट्रेल का मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे पीछे चलना, उसके निशान देखते हुए। तो ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपल का मतलब ये है कि अर्लीस्ट लोग जो निशान छोड़कर गए हैं इस दुनिया में, उन निशानों को देखकर आप उनके बारे में पता करने की कोशिश करो। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि जो अर्लीस्ट लोग थे वो एक जगह पे क्यों नहीं रहते थे, वो अपनी जगह बदलते क्यों रहते थे, और अर्लीस्ट लोग स्टोन के टूल्स कैसे बनाते थे। और हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन किस तरीके से आया, कि अर्लीस्ट लोगों ने खेती करना किस तरीके से शुरू किया। और हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ ह्यूमन हिस्टोरिकल टाइमलाइन की, जिसमें हम बात करेंगे पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक एजेस की। और एल्सवेयर में हम बात करेंगे रॉक पेंटिंग्स ऑफ फ्रांस की। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। अब सबसे पहला मुद्दा जो उठता है वो ये कि वाई वर दे ऑन द मूव। अर्लीस्ट लोग एक जगह पे ना रहने के बजाय अलग अलग जगह बदलते क्यों रहते थे। तो करीब 2 मिलियन साल पहले, मिलियन मतलब 10 लाख, तो 2 मिलियन मतलब 10 लाख और 10 लाख मतलब करीब 20 लाख साल पहले। तो 20 लाख साल पहले जो अर्लीस्ट लोग थे वो हंटर गैदरर्स थे, मतलब वो जानवरों को मार के खाते थे और पेड़ पौधों से खाना इकट्ठा करके खाते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग। और ये जो काम था ये आसान नहीं था, ये बहुत मुश्किल काम था। क्यों? क्योंकि जानवरों को मारना और जानवरों को पकड़ना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जानवर बहुत स्ट्रांग होते हैं और बहुत तेज़ भागते हैं। तो जानवरों को मारने के लिए, पकड़ने के लिए इंसानों को बहुत रोबस्ट होना पड़ता था। रोबस्ट मतलब बहुत फिट और फाइन और हेल्दी। और इंसानों को बहुत अलर्ट भी रहना पड़ता था हमेशा, क्योंकि जंगलों में रहते थे, कोई भी जंगली जानवर आपको अटैक कर सकता है। और बहुत क्विक होना पड़ता था, बहुत तेज़ी से आपको काम करना पड़ता था। और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी आपको चाहिए था, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह में, कौन से टाइम में आपको क्या करना है। और इसके अलावा, अब ये तो बात हुई जानवरों को मारने की, और इसके अलावा जहाँ तक पेड़ पौधों से खाना इकट्ठा करने की बात है, तो उसके लिए भी आपको पेड़ पौधों की बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से पेड़ की कौन सी चीज़ खानी है और कौन सी चीज़ नहीं खानी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पॉइजनस भी हो सकते हैं। और आपको इसके अलावा सीजन्स का भी काफ़ी अंदाज़ा होना चाहिए, क्योंकि सारे पेड़ पौधों में सीजन्स के अकॉर्डिंग फल फूल लगते हैं, तो सीजन्स का आपको अंदाज़ा हो। तो बेसिकली जो अर्लीस्ट लोग थे वो 4 वजहों से एक जगह नहीं रहते थे, बल्कि अपनी जगह बदलते रहते थे। उसके 4 रीज़न्स थे। पहला रीज़न ये था कि अगर वो किसी जगह में बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे तो उस जगह पे मिलने वाली जितनी सारी चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी होंगी। लंबे टाइम तक अगर रहेंगे वो सब कुछ ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके होंगे, तो जाहिर सी बात है उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। दूसरा रीज़न ये है कि अब इंसान जानवरों को मार के खाते थे, तो जानवर हमेशा साल भर एक ही जगह पे नहीं रहते हैं। वो अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सीजन्स अपनी जगह बदलते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है इंसानों को भी अपनी जगह बदलते रहनी पड़ती थी। तीसरा रीज़न ये है कि जो पेड़ पौधे हैं वो सीजन्स के हिसाब से उगते हैं, तो सीज़न बदलने पे पेड़ पौधे भी उसी तरीके से काम करते हैं। तो वहाँ पे भी लोगों को अलग अलग जगह बदलते रहना पड़ता था सीजन्स के अकॉर्डिंग। और ये तीनों रीज़न्स तो थे खाने के। और चौथा रीज़न है पानी का। जो अर्लीस्ट लोग थे वो हमेशा वाटर बॉडीज़ के पास रहते थे। तो वाटर बॉडीज़ ज़रूरी नहीं है कि उनमें साल भर पानी हो। कुछ वाटर बॉडीज़ जो कि नॉन पेरेनियल होती हैं वो गर्मियों के टाइम में सूख जाती हैं, तो भी लोगों को अपनी जगह बदलने पे मजबूर हो जाते थे। अब यहाँ पे एक नया टर्म आता है, नॉन पेरेनियल। ये पेरेनियल का क्या मतलब होता है? तो वाटर सोर्सेज जो होते हैं, वाटर सोर्सेज यानी कि जिन वाटर बॉडीज़ से हमें पानी मिल सकता है, चाहे वो नदियाँ हों चाहे वो लेक्स हों, तो वाटर सोर्सेज जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, पेरेनियल और नॉन पेरेनियल। पेरेनियल सोर्सेज ऑफ वाटर वो होते हैं जिनमें साल भर आपको पानी मिलेगा, चाहे वो सर्दियों का टाइम हो चाहे वो गर्मियों का टाइम हो। जैसे गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, ये सब पेरेनियल सोर्सेज ऑफ वाटर हैं, इनमें हमेशा पानी रहता है।
और इनके अलावा होते हैं नॉन पेरेनियल सोर्सेज ऑफ वाटर। नॉन पेरेनियल सोर्सेज ऑफ वाटर मतलब ऐसे सोर्सेज ऑफ वाटर जिनमें ज़रूरी नहीं है कि 12 महीने आपको पानी मिले। क्या पता गर्मियों के सीज़न में वो नदियाँ या वो लेक्स जो हैं वो सूख जाएं। जैसे कि इंडिया में महानदी जो है, कृष्णा नदी, ऐसी कई सारी रिवर्स हैं जो कि नॉन पेरेनियल हैं। और अब अगला टॉपिक उठता है कि हमें ये सब चीज़ें कैसे पता हैं, जो अर्लीस्ट लोग हैं उनके बारे में। तो आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे टूल्स मिले हैं। वो टूल्स जो कि पत्थरों के बने थे या जानवरों की हड्डियों के बने थे या लकड़ियों के बने थे। और टूल्स का क्या मतलब होता है? टूल्स बेसिकली वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों से आपका काम और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है और ज़्यादा आसान हो जाता है, तो उन चीज़ों को टूल्स कहते हैं। तो अर्लीस्ट लोगों के पास टूल्स के नाम पे पत्थर हुआ करते थे। पत्थर बहुत यूज़फुल थे अर्लीस्ट लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि अर्लीस्ट लोग जब किसी जानवर को मारते थे, अब जैसे किसी जानवर को मार दिया तो उसका मीट काटना पड़ेगा, तभी आप खा पाओगे उसे। मीट काटने के लिए आपको कुछ चीज़ चाहिए जिससे आप काट सको। अब चाकू तो है नहीं आपके पास, तो उस टाइम पे लोग पत्थरों का ही यूज़ कर पाते थे। पत्थरों को शार्प करके वो फिर काटने का यूज़ करते थे चीज़ों को। जैसे वो किसी जानवर को मारा तो उसका मीट काटने के लिए यूज़ करते थे इन टूल्स को। पेड़ पौधों से उनको जो भी फल वगैरह मिलते थे उन फलों को काटने के लिए यूज़ करते थे। इसके अलावा कई सारे पौधों की रूट खाई जाती है, ठीक है, रूट यानी कि जड़। तो अब पौधों की जड़ निकालने के लिए आपको ज़मीन खोदनी है, उसके लिए आपको कुछ टूल चाहिए। इसके अलावा जानवरों की जो स्किन मिलती थी, उस स्किन का यूज़ करते थे अर्लीस्ट लोग कपड़े बनाने के लिए, जिससे कि उनको थोड़ी गर्माहट मिले। उन कपड़े बनाने के लिए आपको उन एनिमल स्किन्स को स्टिच करना पड़ता था। अब उसके लिए भी टूल्स चाहिए। तो ये सारे टूल्स बनते थे पत्थरों के। और कई सारे पत्थरों को, शार्प और पॉइंटेड जो पत्थर होते थे, कई सारे पत्थरों को लकड़ियों के साथ लगाया जाता था। अब जैसे किसी पत्थर को लकड़ी के साथ लगा दिया आपने तो एक तरीके का हथौड़ा बन गया। और या तो फिर किसी पत्थर को अगर आप एक स्ट्रेट लकड़ी के साथ लगा दो तो वो एक तरीके का एरो बन गया। अब आप किसी जानवर को तीर मार सकते हो। तो ये इस तरीके से तमाम जो अर्लीस्ट लोग थे वो टूल्स बनाया करते थे इन पत्थरों के, लकड़ियों के और जानवरों की हड्डियों का यूज़ करके। और इसके अलावा टूल्स की ज़रूरत होती थी लकड़ियाँ काटने के लिए भी, क्योंकि अर्लीस्ट लोग लकड़ियों का बहुत यूज़ करते थे अपनी छोटी छोटी हट्स बनाने के लिए। अब जैसा कि हमने देखा कि अर्लीस्ट लोगों के लिए ये पत्थर बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थे, तो पत्थरों की जो क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती थी उनके लिए। अगर मान लीजिए कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का पत्थर है कि बहुत ज़्यादा शार्प एज उसकी बन सकती है, तो आप किसी जानवर को बहुत आराम से काट सकते हो बहुत कम टाइम में। अगर आप उस पत्थर का यूज़ करके कोई ऐसे टूल्स बनाओ जानवरों को मारने के लिए कि बहुत अच्छी क्वालिटी का पत्थर है, तो जानवर जल्दी मर सकता है। तो अच्छी क्वालिटी के जो स्टोन्स थे उनकी हमेशा से लोगों ने बहुत इम्पोर्टेंस समझी है। तो जहाँ पे भी ऐसी अच्छी क्वालिटी के पत्थर मिलते थे वो जगहें अक्सर सॉर्ट ऑफ अ फैक्ट्री बन जाते थे, क्योंकि दूर दराज से लोग आते थे उन जगहों में उन पत्थरों को लेने के लिए और उन पत्थरों से फिर टूल्स बनाने के लिए। और हमें ये चीज़ कैसे पता है? क्योंकि हमें ऐसी कई सारी जगहें मिली हैं जहाँ पे अच्छे क्वालिटी के पत्थर मिलते हैं। वहाँ पे पत्थरों के छोटे छोटे ब्लॉक्स बहुत सारे मिले हैं। वास्ट अमाउंट ऑफ चिप्स जो कि प्रोड्यूस होते थे पत्थरों को टूल्स बनाने के दौरान, ये हमें बहुत अमाउंट्स में वहाँ मिले हैं। तो इससे हमें पता लगा कि यहाँ पे कुछ ऐसी फैक्ट्री, सॉर्ट ऑफ अ फैक्ट्री टाइप रहे होंगे। और इन जो फैक्ट्री साइट्स बन जाती थी जो, वहाँ पे लोग ऑब्वियसली फिर रहना भी शुरू कर देते थे। तो वो एरिया दरअसल ओवर द टाइम हैबिलिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स बन जाते थे। हैबिलिटेशन मतलब लोग वहाँ रहते भी हैं, एंड फैक्ट्री साइट्स मतलब वहाँ पे चीज़ें बनाई भी जाती हैं। अब जैसे ऐसी ही एक जगह है
आग के बारे में भी नहीं पता था, और पता भी था, जब बाद में पता भी चला तो आग बनाना उस टाइम पे बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल से अर्लीस्ट लोग आग बनाया करते थे, और ये आग पे जो मास्टरी हासिल करी अर्लीस्ट लोगों ने, ये बहुत बड़ा एक एवोल्यूशन का स्टेप था, क्योंकि उसके बाद से उस आग का यूज़ कर सकते थे अर्लीस्ट लोग एक सोर्स ऑफ लाइट के तौर पे, क्योंकि उस टाइम पे और कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं हो सकता था, तो आग एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ लाइट था। उसके बाद वो खाना पका सकते थे उस आग से, और उस आग का यूज़ कर सकते थे जंगली जानवरों को भगाने के लिए या फिर उनको डराने के लिए। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में कुरनूल केव्स हैं, जैसे वहाँ पे ट्रेसेस ऑफ ऐश मिले हैं, तो उससे हमें पता चला कि अर्लीस्ट लोगों ने यहाँ पे, ये उन चुनिंदा साइट्स में थी जहाँ पे आग अर्लीस्ट तौर पे यूज़ हुई होगी। और अब अगला मुद्दा आता है अ चेंजिंग एटमॉस्फेयर। हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की। तो करीब 12,000 साल पहले अर्थ का एनवायरनमेंट चेंज होने लगा। पहले अर्थ का एनवायरनमेंट कंपैरेटिवली काफ़ी ठंडा होता था, लेकिन करीब 12,000 साल पहले एटमॉस्फेरिक चेंज हुआ तो अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म हुआ, और जब वार्म हुआ अर्थ का टेम्परेचर तो ग्रासेस उगना शुरू हुई, अलग अलग टाइप की ग्रासेस, और ग्रासलैंड्स बने। और इन ग्रासलैंड्स के बनने के बाद जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स जैसे कि गाय भैंस हो गए, कैटल हो गए, गोट्स हो गए, ये तमाम एनिमल्स बढ़े अर्थ में। और फिर उसके बाद लोगों ने उन जानवरों को पालना शुरू किया और उन जानवरों को अपने साथ रखना शुरू किया, मतलब कि हर्डिंग एंड रियरिंग। हर्डिंग मतलब जानवरों के झुंड बना के उन्हें रखना, एंड रियरिंग का मतलब होता है छोटे जानवर को पाल के बड़ा करना। मतलब एक तरीके से इंसानों ने उन जानवरों का यूज़ करना शुरू किया। अब जब ग्रासलैंड्स बने तो इन तमाम ग्रासेस में कुछ ऐसी ग्रासेस थी जिनमें से ग्रेन्स निकलते थे, और इंसानों ने ये देखा कि इन ग्रेन्स का बहुत अच्छा यूज़ किया जा सकता है खाना बनाने के लिए। इन ग्रेन्स को आराम से आप पका सकते हो, खा सकते हो, और इन ग्रेन्स को आप स्टोर कर सकते हो आगे के लिए। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ मिली थी इंसानों को। तो दुनिया भर में लोग अलग अलग जगह ऐसे ही ग्रेन्स उगाने लगे। ग्रेन्स बेसिकली जो उगाए गए वो थे व्हीट, बार्ले, मेज़ और राइस, और ये दुनिया भर में लोगों ने क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिया। अब जब लोगों ने यूं इस तरह के क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिया तो ये भी आसान बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि अब आपने जब क्रॉप्स लगा दी तो आपको उन क्रॉप्स को पानी देना है टाइम टाइम पे। उन क्रॉप्स पे दूसरे जानवर आके वो क्रॉप्स ना खा लें, इस वजह से उन जगहों की रखवाली भी करनी है। अब वो क्रॉप्स जब छोटे हैं, उनमें बीज लग रहे हैं, तो चिड़िया आके वो बीज ना खा लें, आपको इस चीज़ की भी निगरानी करनी है। और फिर उसके बाद जब क्रॉप्स आप फसल काटोगे उसके बाद फिर से आपको क्रॉप्स लगानी है। तो एक्चुअली ये भी बहुत आसान काम नहीं था, ये भी काम बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता था, बहुत केयर चाहिए थी, बहुत टाइम लगता था, बहुत डेडिकेशन लगता था इस काम में। अब लेकिन ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा आप स्टोर कर सकते हो, इजी है, तो लोगों ने ये करना शुरू किया। तो यहीं से जो पहले के लोग अलग अलग जगह घूमते रहते थे, जानवरों को मार के खाते थे, पेड़ पौधों से खाना इकट्ठा करते थे, इसके साथ साथ लोगों ने खेती करना भी शुरू किया। अब खेती करने के बाद इन चीज़ों का टाइम कम होने लगा। जब आप खेती करने पे ही इतना टाइम डेडिकेशन दे रहे हो तो आप बाकी चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो इसी तरीके से धीमे धीमे लोगों में परमानेंट सेटलमेंट शुरू हुआ कि वो एक ही जगह पे रह रहे हैं, क्योंकि अब एक ही जगह पे उनको खाना मिल सकता है। जब सीज़न आएगा कि पेड़ पौधों में फल नहीं लग रहे हैं तो उनके पास ऑलरेडी ग्रेन्स हैं स्टोरेज में, जिनको यूज़ करके वो खाते रह सकते हैं। उनकी जो डिपेंडेंसी थी जानवरों पे या पेड़ों पे, वो डिपेंडेंसी कम हो गई। तो अर्लीस्ट टाइम में वो परमानेंट सेटलमेंट्स शुरू हो गए। अब अगला टॉपिक उठता है नेम्स एंड डेट्स। अगर ह्यूमन हिस्ट्री की जो टाइमलाइन है हम उसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें
तो जो सबसे पहला पार्ट है वो उसे हम कहते हैं पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक में पैलियो मतलब ओल्ड, लिथिक मतलब रॉक। तो पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड रॉक, मतलब जब अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ टूल्स का यूज़ करते थे, जब बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ करते थे जानवरों को मारने के लिए या पेड़ पौधों से खाना इकट्ठा करने के लिए, तो उस टाइम को पैलियोलिथिक नाम से डिनोट किया गया है। और ये पैलियोलिथिक एज जो थी, ये दरअसल ह्यूमन हिस्ट्री का 99% ऑफ द टाइम थी। ये शुरू हुई करीब 2 मिलियन साल पहले, 2 मिलियन मतलब करीब 20 लाख साल पहले, और ये चली है 12,000 साल पहले तक। मतलब ये बहुत लंबा टाइम था। इंसानों के इतिहास का 99% टाइम पैलियोलिथिक टाइम था। और इस टाइम के बारे में हम ज़्यादा चीज़ें नहीं जानते हैं, बस थोड़ी बहुत चीज़ें जानते हैं जिनकी निशानियां हमें मिल पाई हैं। अब अगला जो पार्ट है वो है मीज़ोलिथिक एज। मीज़ोलिथिक मतलब, मीज़ो मतलब मिडिल, मतलब छोटा, एंड लिथिक मतलब स्टोन। मीज़ोलिथिक एज मतलब जब इंसानों ने छोटे टूल्स का यूज़ करना शुरू किया, और इसे माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। माइक्रोलिथ मतलब छोटे टूल्स, जब इंसानों ने छोटे छोटे पत्थरों के टूल्स बनाए और उनसे एरोज और स्पीयर्स बनाने शुरू किए। अब इसके बाद आई नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज शुरू हुई करीब 10,000 साल पहले से, और फिर उसके बाद शुरू होता है प्री हिस्ट्री, और उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री। अब अगला टॉपिक है रॉक पेंटिंग्स एंड ऑस्ट्रिचेस। तो अर्लीस्ट टाइम्स में जब कई सारे लोग गुफाओं में रहते थे, तो उन गुफाओं में, उन केव्स में रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। मतलब अर्लीस्ट लोग जो चीज़ें देखते थे वो चीज़ें बनाते थे। तो रॉक पेंटिंग्स में तमाम तरह के जानवर बनाए हैं अर्लीस्ट लोगों ने, लेकिन बहुत ख़ास चीज़ देखने को मिलती है कि ये पेंटिंग्स बहुत एक्यूरेसी और बहुत स्किल के साथ बनाए गए थे। काफ़ी फैसिनेटिंग सी चीज़ है ये। और अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश में और सदर्न उत्तर प्रदेश में ऐसी कई सारी केव्स हैं जहाँ पे हमें बहुत अच्छी अच्छी रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। और एक और बहुत अच्छा सा एक फैक्ट है कि अगर ऑस्ट्रिचेस की बात करी जाए तो सबके जहन में आता है कि ऑस्ट्रिचेस जो कि ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड में होती हैं, लेकिन कोई ये नहीं किसी के दिमाग में आता है कि एक टाइम पे ऑस्ट्रिचेस इंडिया में भी होती थी। पैलियोलिथिक एज में ऑस्ट्रिचेस इंडिया में भी पाई जाती थी। और ये चीज़ हमें इस तरीके से पता चला कि महाराष्ट्र के जो पाटने एरिया में ऑस्ट्रिचेस के बहुत सारे शेल्स मिले हैं। उन शेल्स में एंग्रेविंग करी गई है, उनको डेकोरेट किया गया है, उन शेल्स का यूज़ करके बीड्स भी बनाए गए हैं। तो इससे हमें दिखता है कि इंडिया में भी ऑस्ट्रिचेस थी पैलियोलिथिक एज में। अब एल्सवेयर सेक्शन में हम बात करते हैं रॉक पेंटिंग्स ऑफ फ्रांस की। करीब 10 से 20,000 साल पहले फ्रांस में रॉक पेंटिंग्स बनाई उस टाइम के लोगों ने, और उन पेंटिंग्स में वाइल्ड एनिमल्स को उन्होंने पेंट किया बहुत ब्राइट कलर्स में। और ये वाकई उस टाइम के लिहाज से बहुत खूबसूरती के साथ बनी हुई पेंटिंग्स हैं। और इन पेंटिंग्स में जो ब्राइट कलर्स आते थे ये मिनरल्स का यूज़ करके आते थे, जैसे कि आयरन और चारकोल। इन मिनरल्स का यूज़ करके लोगों ने कलर्स बनाए थे और उनसे रॉक पेंटिंग्स करी थी। और ये पेंटिंग्स इतना स्पेशली क्यों करी गई होंगी हमें नहीं पता। मे बी शायद कोई ख़ास ओकेजन्स पे वो लोग पेंट करते रहे होंगे, या फिर कोई स्पेसिफिक जो रीति रिवाज फॉलो करने के लिए, मतलब स्पेसिफिक रिचुअल्स के लिए करते रहे होंगे। वी डोंट नो। और इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 2। उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ समझ में आई होगी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। थैंक यू।